छोटे से गांव में शांति देवी अपने इकलौते बेटे रमेश के साथ रहती थीं। दोनों मिलकर मेहनत से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रमेश अपनी माँ से बहुत दूर चला गया। उसके बाद माँ हर दिन दरवाजे पर बेटे का इंतजार करती रही, पर ना बेटा लौटा ना कोई खबर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस भावुक और सीख देने वाली रहस्यमयी कहानी में। माँ, आज देखो हमने कितनी सारी लकड़ियां काट ली, वो भी इतने कम समय में। हाँ मेरे बेटे, अगर हम दोनों इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। चल, अब इन्हें बेचकर घर चलते हैं। दोनों बाजार में लकड़ियां बेचकर वापस घर लौट आते हैं। इस तरह समय बीतता जाता है और देखते ही देखते रमेश बच्चे से बड़ा हो जाता है। माँ, अब तुम जंगल मत चला करो। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अकेला ही लकड़ियां काट लूंगा। तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब तुम बस आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरा लाडला बेटा कितना बड़ा और समझदार हो गया है। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। हाँ हाँ, अब बेटा बड़ा हो गया है। अब ये खेलेगा कूदेगा नहीं, बल्कि कमाएगा और फिर खूब मौज उड़ाएगा। चुप भी रहो मिट्ठू राम। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। इतना कहकर रमेश जंगल चला जाता है। जंगल पहुंचकर जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है, अचानक उसे भयानक दहाड़ सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है उधर कोई खतरनाक जानवर है, मुझे देखना होगा। अब रमेश एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। अरे बाप रे, ये तो शेर और भेड़िया हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मेरे शरीर के एक भी टुकड़े नहीं बचेंगे। रमेश ये सोचकर बिना लकड़ियां काटे ही घर भाग आता है। अरे रमेश, तू इतनी जल्दी लौट आया, क्या हुआ? रमेश अब सारी बात अपनी माँ को बताता है। बाप रे बाप, शेर और भेड़िया, आज तो बाल बाल बच गए। जान बची तो लाखों पाए। बेटा, आज से तू जंगल नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम है। लेकिन माँ, फिर घर कैसे चलेगा? बेटा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। माँ के कहने का रमेश मजबूरी में मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में घर का राशन खत्म होने लगता है। तभी एक दिन, माँ, अब तो घर में अनाज भी नहीं बचा, ऐसे में गुजारा कैसे होगा? सब्र कर बेटा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो एक दिन सब ठीक कर देगा। लेकिन माँ, ऊपर वाला भी तो तभी हमारा साथ देगा ना, जब मैं कोशिश करूंगा। ऐसे घर में बैठकर तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आज ही गांव में कोई काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर रमेश काम की तलाश में गांव में निकलता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात गांव में रहने वाली किशन से होती है। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? काम ढूंढने निकला हूँ भाई। काम ढूंढने? वो भी इस गांव में? यहाँ तो खुद लोगों के पास काम नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से देंगे? अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो मेरे साथ भैरवगढ़ राज्य चलो, वहां तुम्हें काम की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन माँ को अकेला छोड़कर कैसे चल सकता हूं? कुछ दिनों की तो बात है रमेश, वहां तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर तुम अपनी माँ को भी आराम से रख सकोगे। रमेश अब सोच में पड़ जाता है। फिर घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, अगर तेरे जाने से तेरा भविष्य सुधर सकता है तू जा, लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा माँ? चाहे कितना भी काम में व्यस्त रहना, लेकिन अपनी माँ को कभी मत भूलना। हर महीने एक बार मिलने जरूर आना, और अगर ना आ सकी तो कम से कम एक खत जरूर भेज देना। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं हर महीने खत भी भेजूंगा, पैसे भी भेजूंगा, और मौका मिला तो तुमसे मिलने भी आऊंगा। रमेश की बात सुनकर शांति देवी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अगले दिन रमेश किशन के साथ शहर चला जाता है। शहर पहुंचकर रमेश को एक लकड़ी के कारखाने में काम मिल जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है और एक ही महीने में मालिक का भरोसेमंद आदमी बन जाता है। वाह रमेश वाह, तूने अपने काम से मेरा दिल जीत लिया। तेरे जैसा मेहनती और ईमानदार लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ये ले तेरी पहली तनख्वाह और ये तेरा बोनस। इसी तरह दिल लगाकर काम करना। इतना कहकर मालिक वहां से चला जाता है।
जबकि पहली तनख्वाह मिलते ही रमेश की आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा नजर आता है। मैं सबसे पहले अपनी माँ को पैसे भेजूंगा और साथ ही जरूरत का कुछ सामान भी। मेरे बिना वो कितनी मुश्किल से गुजारा कर रही होंगी। इतना सोचकर रमेश बाजार जाता है और वहां से अपनी माँ के लिए गरम शॉल, कुछ मिठाइयाँ और दवाइयाँ खरीद कर लाता है। फिर उनके नाम एक खत लिखता है। प्रणाम माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बहुत याद आती है। ये कुछ पैसे भेज रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अगले महीने छुट्टी मिलते ही आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आपका बेटा रमेश। रमेश वो खत, पैसे और सामान लेकर किशन के पास जाता है और उससे कहता है, किशन, तुम गांव जा रहे हो ना? ये सब मेरी माँ को दे देना। ठीक है रमेश, तू चिंता मत कर, मैं अपने हाथों से काकी को सब दे दूंगा। इतना कहकर किशन गांव की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में किशन की नजर उन पैसों पर पड़ती है और उसे याद आता है कि भैरवगढ़ में उसने कुछ लोगों से कर्ज लिया था और वो लोग रोज उससे पैसे मांगते हैं। अगर मैं अभी इन पैसों से अपना कर्ज चुका दूं तो कैसा रहेगा? बाद में कमा कर लौटा दूंगा, काकी को क्या पता चलेगा। फिर 1 महीने बाद मैं काकी को पैसे दे दूंगा और कह दूंगा कि रमेश ने अब पैसे भेजे हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना सोचकर किशन वो पैसे अपने पास रख लेता है, सामान भी बेच देता है और रमेश का लिखा हुआ खत फाड़कर नदी में फेंक देता है। उधर गांव में शांति देवी रोज घर के बाहर बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करती रहती है। मिट्ठू राम, 1 महीना हो चुका है। रमेश ने कहा था कि वो खत भी भेजेगा और मिलने भी आएगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं आई? इतने में शांति देवी किशन की बहन कमली को आवाज लगाने लगती हैं, जो कि वही पड़ोस में ही रहती हैं। कमली, अरे ओ कमली, जरा इधर आ बेटी। जी काकी, कहिए। जरा तू अपने किशन भैया को एक खत लिख दे। उसमें लिखना कि मैं रमेश का इंतजार कर रही हूँ। उससे कहना कि अगर रमेश बहुत व्यस्त है तो कम से कम एक खत ही लिख दे। ठीक है काकी, मैं अभी लिख देती हूँ। कमली अब खत लिखकर अपने भैया यानी किशन के पति पर भेज देती है। कुछ दिनों बाद वो खत किशन के हाथ में पहुंच जाता है। अगर मैंने ये खत रमेश को दे दिया तो वो पूछेगा कि माँ को पैसे और खत मिले या नहीं। नहीं नहीं, मैं अभी उसे खत नहीं दे सकता। किशन चुपके से शांति काकी का खत छिपा देता है। उसके बाद वो खुद शांति काकी के नाम एक झूठा जवाब लिख देता है। काकी, किशन भैया का जवाब आया है। उन्होंने लिखा है कि रमेश सुबह से रात तक काम करता है, उसे बिल्कुल समय नहीं मिलता। जैसे ही उसे छुट्टी मिलेगी वो आपसे मिलने जरूर आएगा। इतना सुनकर शांति देवी की आंखें भर आती हैं। फिर तो मेरा बेटा ठीक से खाना भी नहीं खाता होगा। हे ऊपर वाले, उसे हमेशा खुश रखना। उधर दूसरे राज्य में रमेश मेहनत से कमाता और हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता और साथ ही एक नया खत भी लिखता है। माँ, इस बार थोड़े ज्यादा पैसे भेज रहा हूँ। अपना इलाज जरूर करा लेना। अगले महीने जरूर आऊंगा। लेकिन हर बार किशन पैसे अपने पास रख लेता और खत नष्ट कर देता। धीरे धीरे उसके ऊपर लालच इतना हावी हो जाता है कि वो रमेश के पैसों से अपना कर्ज उतार देता है और नया कारोबार भी शुरू कर लेता है। इस तरह महीने बीतते जाते हैं। इधर शांति देवी को लगने लगता है कि शायद उनका बेटा उन्हें भूल गया है। क्या सचमुच दूसरे राज्य की चमक दमक ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया? नहीं नहीं माँ, रमेश अच्छा है रमेश, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन माँ का दिल अब टूटने लगता है। बेटे की याद में वो खाना पीना लगभग छोड़ देती है। एक दिन नदी किनारे पानी भरते हुए शांति देवी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी उधर से गुजर रही हरिया की नजर उन पर पड़ती है और वो तुरंत उन्हें घर ले आता है और जल्दी से कमली को बुलाता है। कमली, जल्दी आओ, शांति काकी बेहोश हो गई थीं। काकी, आपको क्या हुआ? माँ ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा रमेश, एक बार मेरा बेटा आ जाए। इतना सुनकर कमली घबरा जाती है। इस बार वो सीधी रमेश के नाम खत लिखती है और उसके पति पर भेज देती है। 2 दिन बाद रमेश वो खत पढ़ता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी समय उसका ध्यान किशन की तरफ जाता है और वो भागकर उसके पास जाता है। किशन, किशन, बाहर आओ। क्या हुआ? माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं जो हर महीने पैसे, खत और सामान तुम्हारे हाथ भेजता था, क्या वो सब तुमने माँ तक पहुंचाया था? रमेश की ऐसी सवालात से किशन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। बोलो किशन, सच क्या है? तभी किशन फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझ पर बहुत कर्ज था। पहले महीने मैंने सोचा था कि तुम्हारे पैसे बाद में लौटा दूंगा, लेकिन फिर मेरा लालच बढ़ता गया। मैं हर महीने तुम्हारे पैसे रख लेता था, सामान बेच देता था
और सारे खत फाड़ देता था। कमली के खत भी मैं ही छिपा देता था ताकि तुम्हें कभी सच्चाई पता न चले। ये सुनते ही रमेश की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किशन, मैंने तुमसे ज्यादा घटिया इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, तुमने एक माँ से उसके बेटे की उम्मीद छीन ली। इतना कहकर रमेश बिना एक पल गवाए गांव की ओर दौड़ पड़ता है। अगले दिन वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शांति देवी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रमेश उनकी देह से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, उठो माँ, देखो तुम्हारा रमेश आ गया। माँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं हर महीने तुम्हारे लिए पैसे भेजता था, खत लिखता था, लेकिन वो तुम्हारे पास कभी पहुंची ही नहीं। माँ, एक बार आंखें खोलो। रमेश को अपनी माँ के लिए रोते देख पूरा गांव रो पड़ता है। तभी कमली धीरे से एक पुरानी पोटली रमेश के हाथ में देती है। काकी ने इसे हमेशा संभाल कर रखा था, कहती थी जिस दिन मेरा बेटा आए उसे दे देना। रमेश कांपते हाथों से पोटली खोलता है। उसमें उसकी बचपन की छोटी सी बांसुरी और एक चिट्ठी रहती है, और उसमें लिखा होता है, मेरे प्यारे बेटे रमेश, मुझे पूरा विश्वास है कि तू मुझे कभी नहीं भूल सकता। अगर तू नहीं आया तो जरूर कोई मजबूरी होगी। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। जहां भी रहना, खुश रहना। एक माँ अपने बेटे से आखिरी सांस तक प्यार करती है। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़ते ही रमेश जोर जोर से रोने लगता है। उसी समय किशन भी वहां पहुंच जाता है और शांति देवी के चरणों में गिर पड़ता है। काकी, मुझे माफ कर दो काकी। मेरी लालच ने एक माँ और बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दिया। मैं इस पाप के साथ कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। रमेश ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने अपनी माँ की चिता को मुखाग्नि दी और आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, आज मेरे पास पैसे हैं, तरक्की है, लेकिन तुम नहीं हो। अब ये सब मेरे किसी काम का नहीं। उस दिन रमेश समझ जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि माँ बाप का साथ होता है। उसने जीवन भर किसी जरूरतमंद माँ को अकेला नहीं छोड़ा। वो हर बुजुर्ग माँ की सेवा करता, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इसी बहाने उसकी अपनी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए।